पूर्वक लागू करने की। और जो भी ऐलान किए गए हैं उनमें से अधिकांश को लागू करने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर है वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल साहब का, जिनके ऊपर उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। जब ये बजट पेश हो रहा था तो हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या ये बजट रोजगार के मौके पैदा करेगा, क्या ये बजट ग्रोथ को पटरी पर लाएगा। आपको क्या लगता है ये बजट दोनों पैमाने पर कितना खरा उतर रहा है? मैं समझता हूं कि अपेक्षा से ज्यादा खरा उतर रहा है। आपने देखा होगा कि 35% की वृद्धि सरकारी निवेश में कैपेक्स के ऊपर शायद भारत में पहले कभी नहीं हुई होगी, और 7 लाख करोड़ स्वयं केंद्र का, राज्यों का मिलाए तो 10.5 लाख करोड़ का जब निवेश आधारभूत सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो सीएनबीसी बहुत सही अच्छी तरीके से समझता है। तो उस मल्टीप्लायर इफेक्ट को जब फैक्टर इन करें तो इतने सारी इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी एमएसएमईज, व्यापारी, हर वर्ग को जो मौके मिलते हैं, हमारे युवा युवतियों को जो रोजगार के साधन मिलेंगे, और इसके आधार पर जो प्राइवेट निवेश भी बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी डिमांड दिखेगा तो प्राइवेट निवेश भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्रोथ मोमेंटम इस बजट से मिलेगा वो अपने आप में एक नई फाउंडेशन लेकर रहा है आत्मनिर्भर भारत। इस बजट में वित्त मंत्री के स्पीच में एक जो महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट था जो कि प्रधानमंत्री के भी दिल के काफी करीब है, वो है पीएम गति शक्ति को लेकर के। 7 इंजन को यहां पे इसमें शामिल किया गया है, पीएम गति शक्ति को। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पीएम गति शक्ति को लेकर के लागू करने का क्या आप डेडलाइन देख रहे हैं, और इसके लागू होने के बाद चूंकि इसका एक बड़ा हिस्सा लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कितनी कटौती देख पा रहे हैं? आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम गति शक्ति का लॉन्च ऑलरेडी कर दिया गया है और इसको लाइव भी किया है। आज 350 से अधिक लेयर्स अलग अलग डेटा के पीएम गति शक्ति में तैयार हो गए हैं। बाइसैक द्वारा, जो अहमदाबाद स्थित एक संस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 साल पहले शुरू की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत में सदियों से जो प्लानिंग हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो टुकड़ों में होता है। एक संजोद पूरा सब कुछ मिला के होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक भारत में उसका स्वाद एक्सपीरियंस नहीं किया था। पीएम गति शक्ति वास्तव में अलग अलग जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, 7 का जैसे जिक्र किया, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, ये जो अलग अलग मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटरवेज, इसी के साथ साथ यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम। तो एक प्रकार से पूरे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज की प्लानिंग है वो कैसे और कॉम्प्रिहेंसिव हो, सोची समझी रणनीति के तहत प्लानिंग की जाए, उसमें गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में 3 महीने पहले लॉन्च किया। इसके ऊपर हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स को टेस्टिंग भी कर लिया है, और बड़ा अच्छा उससे ध्यान में आता है कि सड़क की दिशा कहाँ होनी चाहिए, रास्ते में कोई फॉरेस्ट तो नहीं आता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है, कोई रूट को थोड़ा डाइवर्ट करें तो प्रोजेक्ट फास्टर लग सकता है। जब प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसमें क्या क्या और काम साइमल्टेनियस होना चाहिए। ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज के साथ साथ उसका वॉकवे भी हो जाए, ब्रिज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स भी मूव करें, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगे, बार बार रोड खोदनी ना पड़े, बार बार रेलवे लाइन में डिले ना हो। तो एक बड़ी विजनरी थिंकिंग थी प्रधानमंत्री जी की, जो आधार बनेगी आगे के हमारे काम। इस पीएम गति शक्ति पे एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या जो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट आपने बताए, इससे जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट सरकार आने वाले दिनों में शुरू करेगी, तो क्या उसको इस पीएम गति शक्ति से किसी भी तरह की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये पहले से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके? लक्ष्मण जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमने पीएम गति शक्ति की उनके समक्ष प्रेजेंटेशन की
सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि ये एक नया ब्यूरोक्रेटिक लेयर नहीं बन जाना चाहिए, ये एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अलग अलग मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को, पीएसयूज को और आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कोई नया मंजूरी या इसकी अप्रूवल या एक नई ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, ये एक आपको सहायता करने के लिए, निवेश को सहायता करने के लिए, निवेश को गति देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने का एक साधन है। और इसका कोई ब्यूरोक्रेटिक रोल नहीं रहेगा, कोई तंगी नहीं होगी। इसमें अगर कुछ आप मुझे एक अनुमान बता सके, क्या कोई आपने एस्टिमेट किया है कि अगले कारोबारी साल में पीएम गति शक्ति के जरिए कितने हजार या लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हम मंजूरी देने जा रहे हैं? जैसे मैंने अभी कहा, मंजूरी तो देने का कोई इसमें प्रावधान है ही नहीं, ये तो एक साधन है। तो आज भी जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या भविष्य में जो प्लानिंग होंगे, इन सभी के लिए पीएम गति शक्ति की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन सब प्रोजेक्ट्स को इस मास्टर प्लान के माध्यम से, जिसमें अलग अलग लेयर्स में अलग अलग देश का मैपिंग की गई है, आज की व्यवस्थाओं की, आज की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ हाईवेज जा रहे हैं, कहाँ रोड ऑलरेडी चल रही है, एयरपोर्ट्स किधर किधर हैं, ऐसे करके हमने कई लेयर्स में भारत के आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज की सुविधाओं के डेटा को कैप्चर किया। अब जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स या भविष्य में जो मंजूरी के लिए अलग अलग मंत्रालय या अलग अलग कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लेंगी, वो उनको हम सिर्फ एक सुविधा के रूप में हैंड होल्डिंग करने का काम के रूप में देंगे और जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें उतना उन्हीं को लाभ होगा। एक सवाल पीयूष गोयल साहब, जो आपके दिल के काफी करीब होता है, वो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। हालांकि हर महीने एक्सपोर्ट एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में भी ऐलान सरकार ने किए, कई सारे ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। अब सरकार करे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम बदलाव करेंगे, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, जिसमें सेवाओं के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कई स्थानों पे देश भर में आज लगभग 250 से अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। हमारी कल्पना है कि इसको मात्र एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स रहने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको राज्य सरकारों के साथ मिलके एक प्रकार से एक इंडस्ट्रियल पार्क का रूप दिया जाए और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, कई जगह पे बनी बनाई शेड्स या बनी बनाए कारखाने अवेलेबल हैं या सर्विसेज सेक्टर के लिए बनी बनाई बिल्डिंगें उपलब्ध हैं, इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के काम में कैसे लाना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे मोमेंटम देना, सर्विस सेक्टर को कैसे और एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, उस दिशा में हम SEZ पॉलिसी को सरल बनाने जा रहे हैं और इसको राज्य सरकारों के साथ मिलके, जो राज्य के भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जो SEZs हैं, इन सबको जोड़ के एक प्लग एंड प्ले बहुत सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो उद्योग के लिए और जिसमें नए निवेश को सरलता से सस्ते में जमीन में मिल सके और बाकी जो उनको काम करने के लिए सुविधाएं लगती हैं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग का मिले, जो रोड, रेल, एयरपोर्ट, ये सब जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर साधारणतः इन SEZs के पास रहता है, उसका लाभ भारत में भी उद्योग कर सके। तो इसको हम एक्सपोर्ट के बदले उद्योग और सर्विसेज के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इसको मान के चलूं कि SEZ से जो सामान बन के निकलेगा वो SEZ से बाहर खुले बाजार में बेचने की, डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की भी छूट मिलेगी ड्यूटी एरिया में? इसके लिए चर्चा अभी चल रही है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में एक नया कानून आएगा, उसमें सभी चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर लोकल एरिया सेल करना है तो उसमें क्या इक्वलाइजेशन लेवी लगे या क्या टैक्स लगे, जिससे जो बाकी उद्योग चल रहा है SEZ के बाहर
उसको कोई अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो बाहर के यूनिट्स को और एसईजेड के यूनिट्स को, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे का रास्ता तय किया जाए। So you had indicated at some point in